साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके एमपी पुलिस एग्जाम के लिए बेहतरीन जीके जीएस और करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। देखिए, दो तरह के प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, एक स्पेशली फॉर एमपी जीके और एक जीके जीएस करंट। जैसा कि आपको पता है, एमपी जीके और जीके जीएस करंट ये सब मिला करके कम से कम 60 नंबर आपके कवर करते हैं आपके एमपी पुलिस एग्जाम में। तो हमारा टारगेट यही है, आपको टारगेट में दिखाई दे रहा है मिशन 85 प्लस, यानी कि अगर 85 प्लस नंबर आपको लेकर के आने हैं तो ये जो 60 से 62 नंबर है इनको आपको अच्छे से कवर कर लेना होगा। और अगर आप लगातार प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे तो मेरा आपसे ये वादा है कि आप इन 62 से 65 नंबरों को आसानी से कवर कर सकते हैं। बाकी उसके बाद हम आपके लिए मैथ और रीजनिंग की भी अलग से प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। बहुत जल्दी हम कंटिन्यूटी चालू करेंगे। अभी क्या है, 1 तारीख तक थोड़ा सा जो है मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर काम भी है और थोड़ा स्वास्थ्य भी इतना ठीक नहीं है। 1 तारीख तक आपको मैनेज करना पड़ेगा। 1 दिसंबर से आपके लगातार प्रैक्टिस सेट आने चालू हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1968, 1973, 1984 या फिर 1993? आइए आंसर देखें। सही आंसर बी, यानी कि 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर को 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। इसे बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो है इसको शुरू किया गया। और सबसे ज़्यादा बाघ आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए यह प्रश्न हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कैलाश सांखेला को जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर का जनक माना जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर और भी जानकारी दी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 में 22 मतलब 2226 बाघों की मौत हो चुकी है, ये भी आपको याद रखना है। नया डेटा है, प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? आइए देखते हैं। ऑप्शन 1 है 1902, ऑप्शन बी है 1903, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन नंबर डी है 1905। तो बताइए, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी? सही आंसर है डी, यानी कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। आपको पता है, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो भी गोपाल कृष्ण गोखले जी ही हैं, ये आपको याद रखना है। कई बार प्रश्न सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु के बारे में पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु हैं वो है चित्तरंजन दास, CR दास, जबकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। ज़्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो सही जानकारी जो आपको मतलब जरूरी जानकारी थी वो हम दे चुके हैं। बाकी इसको भी आप वीडियो पॉज करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं शब्द पर जरूर गौर कीजिएगा, यही आप एग्जाम में भूल जाते हैं, नहीं पर गौर नहीं करते हैं और आप यहाँ पर आंसर कपास या फिर गन्ना लगा करके चले जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है काली मिट्टी कौन से फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। आइए ऑप्शन देखते हैं। कपास, गन्ना, गेहूं, मूंगफली। सही आंसर है इसका डी, यानी कि मूंगफली के लिए उपयुक्त नहीं है काली मिट्टी। बाकी काली मिट्टी में आपका कपास, गन्ना और गेहूं का उत्पादन काली मिट्टी में किया जाता है। ठीक है, मालवा वाला जो बेल्ट है आपका वो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, मूंगफली की बात करते हैं तो मूंगफली एक महत्वपूर्ण खरीफ की फसल है। यह एक महत्वपूर्ण तिलहन है। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, हाइपोगेओआ जो है वो मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है। और भारत विश्व में मूंगफली उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, याद रखिएगा। और मूंगफली को चिकनी मिट्टी चाहिए रहती है, चिकनी और रेतीली मिट्टी जो है वो चाहिए रहती है मूंगफली के उत्पादन के लिए, इसीलिए गुजरात में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तंगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल में आया हुआ था। लोगों के समझ में ही नहीं आया कि तंगरी नदी कहाँ से आ गई। और ऐसे प्रश्नों को आपको जरूर अटेम्प्ट करना है और जरूर सही करना है, क्योंकि यही वो प्रश्न होंगे जो आपको नॉर्मलाइजेशन में आपके अंकों को बढ़ाएंगे। नॉर्मलाइजेशन में हम अंकों को कैसे बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। आप वीडियो के मतलब प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि हम नॉर्मलाइजेशन में अपने नंबर को कैसे बढ़ाएं। और आपको पता है, आपके एमपी पुलिस में नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा, ये आपको पता ही रहता है। ठीक है, तो रॉ मार्क्स को नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा करके कैसे लेकर आए उसके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, चलिए तंगरी नदी की बात कर लेते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, मेवात हिल्स या फिर शिवालिक पहाड़ियों की मोरनी पहाड़ियां, तो कहां से निकलती है तंगरी नदी? आइए देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि जो तंगरी नदी है वो शिवालिक पहाड़ियों की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। देखिए
उद्गम स्थल भी कुछ महत्वपूर्ण नदियों के हम यहाँ पर आपको करा देंगे। तो तंगरी नदी भारत में दक्षिण पूर्वी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है। यह भारतीय राज्य हरियाणा की घग्गर नदी जो है उसकी सहायक नदी है। तो तंगरी नदी जो है वो घग्गर की सहायक नदी है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ देख लेते हैं, उनके उद्गम स्थल देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका उद्गम स्थल है हिमालय का कैलाश पर्वत। महानंदा की बात करते हैं तो पागला जोरा गिर दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से जो है महानंदा का उद्गम स्थल है। ताप्ती आपको पता है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज में जो मुल्ताई क्षेत्र है वहाँ से आपका ताप्ती निकलती है नर्मदा के समांतर बहती हुई, और ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एस्चुरी बनाती है ये भी आपको याद रखना है। अलकनंदा की बात करते हैं तो सदोपंथ तथा भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, ये आपको याद रखना है। गंगा का हमने बता दिया गंगोत्री, यमुना का यमुनोत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब ऐसे प्रश्न आते हैं और ऐसे प्रश्नों को लोग छोड़ देते हैं क्योंकि मतलब नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं पता रहता है, गलत करके आते हैं। लेकिन आपको ऐसे प्रश्न को जरूर अटेम्प्ट करना है। आइए देखते हैं यह प्रश्न क्या कह रहा है। डरना नहीं है ऐसे प्रश्नों को देख करके। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? क्या 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन 2 है राजकुमारी अमृत कौर ने राजकुमारी अमृत कौर के बारे में कौन सी कथन सही है? क्या वे स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिमंडल की सदस्य थीं? सरोजिनी नायडू क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं? बताइए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3? कौन सा इसमें सही मैच कहा रहा है? आइए देखते हैं सही आंसर इसका क्या है। सही आंसर बी, यानी कि केवल 2 और 3 सही मैच कहा रहा है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये आपको पता ही होगा। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिमंडल सदस्य हैं, ये दोनों सही हैं। बाकी ये सरोजिनी नायडू वाला गलत है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो याद रखिएगा पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर कहा जाता तो ये आपका सरोजिनी नायडू वाला बिल्कुल सही हो जाता। पिन पॉइंट को पकड़ना है, यहीं से आप प्रश्नों को गलत करते हैं और ऐसे पिन पॉइंट को पकड़ करके आप प्रश्नों को सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर आधी रात को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता का नया तिरंगा झंडा फहराया गया था। आपको पता है रावी नदी के तट पर, और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन सी नदी के तट पर 1929 में झंडा फहराया गया था और भारत को मतलब कि गणतंत्र या फिर स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था अपने आप में। ठीक है ना, चलिए तो रावी नदी इसका सही आंसर है। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकुमारी अमृत कौर संविधान सभा की सदस्य थी, उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। राजकुमारी अमृत कौर, ये आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों के सही पश्चिम से पूर्व अनुक्रम का पहचान कीजिए। यानी कि पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ ये जो पहाड़ियाँ दी हुई हैं इनमें से कौन सा अनुक्रम बिल्कुल सही है? ठीक है, देखिए खासी गारो नागा जैंतिया, नागा जैंतिया खासी गारो, या फिर गारो खासी जैंतिया नागा, या फिर जैंतिया नागो नागा गारो खासी। बताइए इनमें क्रम कौन सा सही है? कैसे? पश्चिम से लेकर के पूर्व तक की ओर। चलिए आपको मैप भी दिखा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सही आंसर इसका सी, यानी कि पहले गारो आएगी, फिर खासी, फिर जैंतिया, फिर नागा। ये आपकी पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर ये आपको डायरेक्शन दी हुई है। देखिए यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं, तो ये ऊपर पूरी जानकारी दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर है गारो खासी जैंतिया। तो देखिए पहले गारो आती है, फिर खासी, फिर जैंतिया, उसके बाद में नागा हिल्स। तो पश्चिम से पूर्व की ओर ही आपसे पूछा था, तो ये आपका क्रम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बाकी यहाँ पर कुछ पहाड़ियों के और नाम दिए हैं, आप आसानी से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। देखिए मेरे भाई, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। देखिए पिछले कुछ वीडियो से हम देख रहे हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करते, इतना सिंपल सिंपल प्रश्न पूछते हैं फिर भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करते हैं ना। तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया कीजिएगा। ठीक है, देखिए बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था यह पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर देखें, सही आंसर बी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह किया गया था और यहीं पर बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसकी सफलता ने सरदार पटेल को स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक बना दिया था और बारदौली की जो महिलाएं हैं उन्होंने ही इनको सरदार की उपाधि दी थी इसी आंदोलन के बाद में। चलिए
1907 में कांग्रेस का वार्षिक सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था? 1907 का जो अधिवेशन है वो सूरत की फूट के नाम से जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। तो त्रिपुरी में, सूरत में, भोपाल में, अहमदाबाद में। आंसर सही है बी, यानी कि सूरत में अधिवेशन की जो है आयोजन किया गया था और सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। देखिए 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो दलों में हो गया, यानी कि एक नरम दल और एक गरम दल, दो दलों में विभाजन हो गया। और यह प्रश्न सीधे बना है कि नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न ये भी आता है कि 1885 से लेकर के 1905 तक का जो कार्यकाल था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम पंथियों का कार्यकाल माना जाता है, यानी कि भारतीय कांग्रेस के लोग बस थोड़ा सा मतलब शांत रहते थे 1885 से 1905 तक के बाद में। उसके बाद में फिर गर्म पंथियों का टाइम आ गया और फिर भारतीय जो कांग्रेस थी उनमें भी मतलब उबाल आ गया और फिर अंततः भारत को आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत की आज़ादी में नरमपंथियों का भी बराबर योगदान है और गर्मपंथियों का भी बराबर योगदान है, सबके बराबर योगदान से भारत को आज़ादी मिली है। चलिए अगला प्रश्न है, स्तंभ ए और स्तंभ बी की जोड़ियों का आपको मिलान करना है। ये प्रश्न बहुत सरल होता है लेकिन लोग देख करके स्किप कर देते हैं। स्किप मत कर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो आप बहुत से विद्यार्थियों से पीछे हो जाएंगे और यही प्रश्न अटेम्प्ट करके आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से अपने नॉर्मलाइज जो मार्क्स हैं उनको भी आप बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहाड़ी मिट्टी अनाज के लिए, काली मिट्टी काजू के लिए, रेगिस्तानी मिट्टी सेब के लिए, लैटेराइट मिट्टी कपास के लिए। सही मैचिंग कीजिए। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। देखिए इसका सही आंसर है डी, यानी कि जो ए है वो 3 से मैच करेगा। यानी कि जो पहाड़ी मिट्टी होती है आपकी, ये जो पहाड़ी मिट्टी है वो आपकी सेब के लिए प्रसिद्ध है। अब सेब के लिए क्यों प्रसिद्ध है? आपको पता है हिमाचल प्रदेश में सेब सर्वाधिक होता है, याद रख सकते हैं। और जैसे ही आपने पहला ऑप्शन मैच किया तो आपको यहीं पर दिख गया कि ए के सामने 3 है, केवल ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहीं पर आप आंसर लगा सकते हैं। बाकी आगे भी देख सकते हैं। काली मिट्टी के बारे में हमने आपको बताया, कपास के लिए जो है काली मिट्टी फेमस होती है, पता ही है आपको। रेगिस्तानी मिट्टी जो होती है वो अनाज के लिए फेमस है और जो लैटेराइट मिट्टी है वो आपकी काजू के लिए फेमस होती है, यह आपको याद रखना है। चलिए काली मिट्टी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मालवा के क्षेत्र में काली मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो काली मिट्टी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दे देते हैं। देखिए, तो काली मिट्टी को चेरनोज़म और रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। एमपी कांस्टेबल में ही यह प्रश्न आ चुका है कि चेरनोज़म मिट्टी किसको कहते हैं? तो काली मिट्टी को ही चेरनोज़म मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी पर उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो गेहूँ है, ज्वार है, अलसी है, वर्जीनिया है, तंबाकू है, कपास और गन्ना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी काली मिट्टी में उगाई जाती हैं। मूंगफली नहीं उगाई जाती, याद रखिए, क्योंकि आप उन मूंगफली को भी इसमें ले लेते हैं, लेकिन मूंगफली नहीं उगाई जाती। मूंगफली चिकनी मिट्टी में उगाई जाती है। गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, राजस्थान की भी बात की गई है, गुजरात की भी बात की गई है। ठीक है, देखिए, नर्मदा नदी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल नदी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि नर्मदा नदी परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तीनों की संयुक्त परियोजना है। अगर यहीं पर केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात आती तो आपकी चंबल नदी घाटी परियोजना बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाती, इंदिरा नदी घाटी परियोजना भी आंसर हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गुजरात को लिया है तो नर्मदा घाटी यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना की बात करते हैं तो सरदार सरोवर बांध जो है भारत की नर्मदा नदी पर बनाया गया है। गुजरात राज्य के केवड़िया गांव में स्थित है। कौन सा? सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य के केवड़िया जो गांव है वहां पर स्थित है और इसी के बगल में सरदार पटेल की भव्य मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति का यहाँ पर जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, केवड़िया में ही। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना सरदार सरोवर परियोजना है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है? यमुना, सई, गोमती, तमस। आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि यमुना नदी को जो है वो जैविक आपदा घोषित कर दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, हमने आपको बताया है। यमुना नदी की बात कर लेते हैं तो यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, 1376 किलोमीटर लंबी है और गंगा की दाईं तरफ से गंगा मिलती है। तो गंगा की जो है वो दाईं तटीय सहायक नदी है। याद रखिएगा, गंगा की दाईं तरफ से मिलने वाली तटीय सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। उद्गम यहाँ इनका जो मिलन है वो कहाँ पर होता है? तो इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं, तो इलाहाबाद में जो है इनका जो है मिलन होता है। चलिए, यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बाएं छोर से यमुना में टोंड, हिंडन, हनुमानगंगा,
ससुर और खदेरी मिलती हैं। दाएं छोर से गिरी, बाघिन, चंबल, बेतवा, सिंध। याद रखिएगा, यमुना की सहायक नदियां मध्य प्रदेश की तरफ से चंबल, बेतवा, सिंध और केन है, और ये सभी नदियां यमुना में दाएं छोर से मिलती हैं। याद रखिएगा, यही प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, बाकी प्रदूषण की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो बेतवा है उसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, लेकिन याद रखिएगा स्वच्छता के आधार पर नहीं, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा जो है बेतवा को कहा जाता है। नहीं तो आप ये सोच लेंगे स्वच्छता के आधार पर कहा जाता है, नहीं, बेतवा प्रदूषण बहुत ज़्यादा है बेतवा में, इसलिए से मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश राज का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी सेनानी कौन थे? मातंगी हजारा, प्रफुल्ल चाकी, बीना दास, खुदीराम बोस। आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि खुदीराम बोस जो हैं वो सबसे युवा जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने शहादत को स्वीकारा था। तो देखिए, उन्होंने 18 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम की वेदी पर अपने जीवन का बलिदान कर दिया। मात्र 18 वर्ष के थे खुदीराम बोस, ठीक है, जब उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो किस लिए दी गई थी? तो खुदीराम बोस को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बमबारी के आरोप में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई थी, जिसके हमले में बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई थी। तो देखिए, इसमें क्या हुआ, किंग्सफोर्ड तो नहीं मरा, लेकिन जो किंग्सफोर्ड के साथ में बैरिस्टर थे प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई थी। इस वजह से इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी 18 वर्ष की उम्र में। सबसे युवा माने जाते हैं। देखिए, फुमडी नामक तैरते द्वीपों की श्रृंखला किसकी विशेषता है? बताइए, फुमडी नामक तैरते द्वीप कहाँ पर पाए जाते हैं? पैंगोंग झील, सांभर झील, पुलिकट झील या फिर लोकटक झील। आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि लोकटक झील पर फुमडी नामक तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। लोकटक झील के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। लोकटक झील एकमात्र तैरता हुआ प्राणी उद्यान कैबुल लामझाओ प्राणी उद्यान कहाँ पर है? लोकटक झील पर ही स्थित है। ठीक है, संगाई हिरण कहाँ पर पाए जाते हैं? लोकटक झील पर ही पाए जाते हैं। मणिपुर में पाए जाते हैं संगाई हिरण। ठीक है, देखिए, तो यह झील मणिपुर के मोइरांग में स्थित है। झील अपने ऊपर तैरने वाली फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये फुमडी के जो पत्थर हैं ये उनके ऊपर तैरते रहते हैं। यहीं पर कैबुल लामझाओ पार्क बना हुआ है। फुमडी तैरते हुए द्वीपों की एक श्रृंखला है। यह मणिपुर की लोकटक झील की विशेषता है। कैबुल लामझाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। रामसर स्थलों में यह झील शामिल है, यह भी आपको याद रखना है। और एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। कौन सी? मणिपुर की लोकटक झील, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और संगाई हिरणों को डांसिंग डियर भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के एक भाग के रूप में सत्याग्रह को प्रस्तावित करने वाले दूसरे राष्ट्रवादी नेता कौन थे? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन दूसरे नंबर के व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। पहले आपको पता है विनोबा भावे जी ने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चालू किया था, और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे नंबर का आपसे पूछा जा रहा है। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। चलिए आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो दूसरे नंबर के व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, और इसके लिए उन्हें 4 महीने की कैद भी हुई थी। ठीक है, चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 15 महीनों तक लगभग चला था। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपके एमपी कांस्टेबल में, एमपी एसआई में ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जिनको हम आपके लिए लेकर के लगातार आ रहे हैं। और एमपी जीके की ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट जो है हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इतना आप कवर करते चलिए, 1 दिसंबर से आपकी मैथ और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस सेट आने लगेंगी। ठीक है, चलिए, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इतना सिंपल प्रश्न है मेरे भाई, अब तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही दीजिएगा। इतना भी अगर आपको नहीं आता तो कोई मतलब ही नहीं है आपका तैयारी करने का। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि लगातार आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। जल्द ही मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।